जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी साथियों का टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम पढ़ने वाले रासो साहित्य। और आज अपनी जो क्लास है साथियों 16 नंबर की क्लास है। इसके पहले 15 क्लास खत्म हो चुकी है साथियों। आपको जो मटेरियल बिल्कुल निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है साथियों। आपको इसके अलावा कोई भी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और ये मेरी पूरी गारंटी है साथियों को। आप हिंदी से कोई सा भी कंपटीशन दो, निश्चित रूप से आप फाइट करेंगे साथियों। दूसरी बात साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे बहुत बेहतरीन होंगे और जी जान लगाकर आप पढ़ाई कर रहे होंगे। निश्चित रूप से साथियों हमें पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि एक तो अपने स्वयं के सपने और साथ ही साथ अपने माता पिता और भाई बहन को सपने को साकार करना है साथियों। जिस सपने को लेकर हम घर से बाहर निकले हैं, माने कि हम जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर साथियों जहाँ पर हम रह रहे, घर को त्याग कर बाहर रह रहे, तो एक तो अपने माता पिताओं ने उनके सपनों को सजाने के लिए, संवारने के लिए आपको बाहर भेजा है और एक स्वयं के सपने को सजाकर हम बाहर निकले साथियों। तो ये सपना अपना इस साल निश्चित रूप से पूरा हो जाना चाहिए साथियों। और उम्मीद करता हूँ साथियों, प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप सभी के सपने साकार होंगे। बस साथियों, मेहनत में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जैसे भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की इच्छा नहीं करना है। तो कर्म में साथियों इतना कर्म करे कि सामने वाला ईश्वर भी खुद आकर कहे कि ले तेरी नौकरी मैं तेरे को देता हूँ साथियों। तो इस प्रकार से हम मेहनत करें साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को आज की क्लास में स्वागत है। और हम पढ़ते हैं साथियों आज रासो काव्य साथियों। शुरू करते हैं। आदिकाल की वह रासो काव्य क्या है? आदिकाल की वह साहित्यिक धारा जिसमें राजाश्रित या राज्याश्रित कवियों ने अपने आश्रयदाता सामंतों के युद्ध और वीरता का अतिरंजित वर्णन किया, रासो काव्य परंपरा कहलाती है साथियों। अतिरंजित का मतलब है, आप अतिरंजित को समझे साथियों, अतिशयोक्ति अलंकार, वह चीज़ जिसमें किसी का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए साथियों। यानी आदिकाल की वह काव्य धारा साथियों जिसमें युद्ध और वीरता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है साथियों, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया, अतिरंजित वर्णन किया साथियों, उसे रासो काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है प्रिय विद्यार्थियों। आगे बात करते हैं। आचार्य शुक्ल ने 12 रचनाओं को आधार बनाकर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके साहित्य में साथियों 12 कृतियों को आधार बनाकर आदिकाल का जो नाम दिया, उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया। वीरगाथा काल के लिए इन्होंने 12 कृतियों को आधार बनाया, जिनमें से रासो रचनाओं की संख्या कितनी है साथियों? रासो रचनाओं की संख्या 6 है। कुल 12 कृतियों को आधार बनाकर इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। इन्होंने आदिकाल भी नाम दिया साथियों और इन्होंने वीरगाथा काल भी नाम दिया साथियों पहले काल को। तो इनमें से 6 कृतियाँ कौन सी है? रासो काव्य है। और 6 कृतियाँ कौन कौन सी है साथियों? अब हम ऐसी ट्रिक पढ़ेंगे साथियों के पूरा आदिकाल इसी ट्रिक से याद हो जाए साथियों, जो 12 कृतियाँ वो। अब देखिए यहाँ एक बार 6 पढ़ते हैं रासो कौन है? बिसलदेव रासो, खुमान रासो, प्रमार रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो और विजयपाल रासो। ये 6 कृतियाँ तो साथियों रासो काव्य के अंतर्गत आती है साथियों। अब बात करते हैं कि इन 12 कृतियों को कैसे याद करें कि ये 12 कृतियाँ अपनों को पूर्ण रूप से याद हो जाए। तो साथियों मैं आपको थोड़ा सा इसमें बैक में ले जाता हूँ और फिर अपन साथियों यहाँ से उन रचनाओं को फिर पढ़ेंगे साथियों। तो साथियों यहाँ देखिएगा आप, ये 12 कृतियाँ हैं। इन 12 कृतियों को अपन यहाँ इस ट्रिक से याद करते हैं साथियों। ये ट्रिक है साथियों, ध्यान रखना। जो ट्रिक मैंने यहाँ लिख रखी है वो ट्रिक को याद करना। एक कैसे, इसको ऐसे पढ़ना, की विजय है जय जय पृथ्वी पर खुमान कुश बीवी। कैसे? की विजय है जय जय पृथ्वी पर खुमान कुश बीवी। की विजय है जय जय पृथ्वी पर खुमान खुश बीवी। ये 12 कृतियाँ होंगी साथियों। एक किस से बनेगा? कीर्तिलता। ये के से बनेगा? कीर्तिपता का। एक कीर्तिलता और कीर्तिपता दोनों विद्यापति की रचना है। वी से बनेगा विजयपाल रासो, है से बनेगा हम्मीर रासो। दोनों जैसे, एक जैसे बनेगा जय चंद्र प्रकाश और एक से बनेगा जय मयंक जस चंद्रिका। पृथ्वी से पृथ्वीराज रासो, पे से पर से परमार रासो, खुमान से खुमान रासो,
खुश से खुसरो की पहेलियाँ, बी से बनेगा साथियों बीसलदेव रासो और वी से बनेगा साथियों विद्यापति पदावली। एक बार पुनः की से तो एक कीर्तिलता और एक कीर्ति पताका, विजय से साथियों विजयपाल रासो, हे से बनेगा हमीर रासो और जे से बनेगा जय चंद्र प्रकाश और जे मयंक जस चंद्रिका। पृथ्वी से पृथ्वीराज रासो, पर से परमार रासो, खुमान से खुमान रासो, खुश से खुसरो की पहेलियाँ, बी से ये बनेगा विद्यापति ये बी से बनेगा बीसलदेव रासो और वी से बनेगा विद्यापति पदावली। अब इसको याद कैसे करें, इसको याद करें की विजय है जे प्रति पर खुमान कुछ बीबी, की विजय है जे प्रति पर खुमान कुछ बीबी, की विजय है जे प्रति पर खुमान कुछ बीबी, की विजय है जे प्रति पर खुमान कुछ बीबी। यानी की विजय है जे प्रति पर खुमान खुश बीबी। इस प्रकार इसको याद करें। अब आगे देखें, आगे ये 4 रचनाएं साथियों कौन सी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विजयपाल रासो और हमीर रासो, ये अपभ्रंश भाषा की रचना 4 रचनाओं में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया है साथियों। अब बात करते हैं साथियों यहाँ से यहाँ तक की 6 रचनाओं की बात करते हैं। ये 6 रचना साथियों अप्राप्य रचना है। कौन, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विजयपाल रासो, हमीर रासो, जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका साथियों, ये है अप्राप्य रचना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 6 रचनाएं साथियों ये है अप्राप्य रचना। और इनमें से जो 4 रचनाएं, इस 4 रचनाएं साथियों किसकी है साथियों, अपभ्रंश भाषा की। अब ध्यान रखें ये 4 रचना तो अपभ्रंश भाषा की और बाकी यहाँ से यहाँ तक जो रचना बची है साथियों ये 8 रचना ये देसी भाषा काव्य की है। कौन सी, कहाँ से, जे पृथ्वी पर खुमान कुछ बीबी, ये है देश भाषा काव्य की, देश भाषा काव्य यानी देश भाषा, इसमें देशी भाषा का प्रयोग किया है इसलिए इनको देश भाषा काव्य कहा जाता है। देश भाषा का प्रयोग है इसमें साथियों 4 में तो ये अपभ्रंश भाषा की है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 रचना को अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत रखा है और बाकी जो 8 रचना बची इन 8 रचना को देश भाषा काव्य प्रकरण के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। बाकी यहाँ से यहाँ तक जो 6 रचना है ये 6 रचना अप्राप्य रचना है। पृथ्वी पर खुमान ये 3 रचनाएं साथियों, इन 3 रचनाओं की जो संदिग्ध प्रमाणिक रचना है यानी इनकी प्रमाणिकता पर संदेह है साथियों, किस पर, पृथ्वीराज रासो पर और परमार रासो पर और खुमान रासो पर। ये 3 कृतियां हैं, ये 3 कृतियां साथियों ये संदिग्ध प्रमाणित है। इसके साथ साथियों खुसरो की पहेलियाँ, बीसलदेव रासो और विद्यापत्यावली ये 3 रचना है ये वीर रसेतर रचना है साथियों, इनमें वीर रस की प्रधानता नहीं है, यानी इसमें वीर रस नहीं है। इसके बाद एक रचना बढ़ती है साथियों बीसलदेव रासो, ये क्या है, ये वियोग श्रृंगार प्रधान रचना है, यानी ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है, वियोग श्रृंगार प्रधान रचना है। एकमात्र ऐसो रासो है साथियों कौन सा, बीसलदेव रासो, जो वीर रस में नहीं लिखकर ये श्रृंगार रस में लिखा है और इसमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। इसमें बीसलदेव रासो यानी विग्रहराज चतुर्थ एवं उसकी पत्नी राजमती की वीर्यगाथा इनका साथियों मिलन यानी कि पूर्व मिलन, विवाह विच्छेद और पूर्व मिलन, विवाह का वर्णन है फिर विच्छेद कैसे हुआ उसका वर्णन है और पुनः मिलन का साथियों इसमें वर्णन है, किसमें, बीसलदेव रासो में। तो एक बार पुनः देखिए, की विजय है जे प्रति पर खुमान खुश बीबी, ये 12 कृतियाँ होगी। 12 कृतियों में से 4 कृतियाँ अपभ्रंश भाषा की, बाकी बची रचना साथियों देश भाषा काव्य की है। इनकी ये 6 जो कृतियाँ हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विजयपाल रासो, हमीर रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जय चंद्रिका, ये 6 रचना अप्राप्य रचना जो आज तक प्राप्त नहीं हुई है। 3 रचना पृथ्वीराज रासो, परमार रासो और खुमान रासो, ये संदिग्ध अप्रमाणिक रचना है। और कुश बीबी, खुसरो की पहेलियाँ, बीसलदेव रासो और विद्यापति पदावली, ये वीर रसेतर रचना, इसमें वीर रस की प्रधानता नहीं है। और ये बीसलदेव रासो साथियों 5-6 रासों में से एक रासो साथियों बीसलदेव रासो ऐसा रासो है जिसमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है, यानी श्रृंगार रस विषय एक रचना है साथियों, इसमें वीर रस की प्रधानता नहीं है साथियों। तो ये 12 कृतियाँ हमको याद करनी है और 12 कृतियाँ याद करने का तरीका है, की विजय है जे पृथ्वी पर कुश बीबी, की विजय है जे पृथ्वी पर खुमान कुश बीबी, की विजय है जे पृथ्वी पर खुमान खुश बीबी। इस प्रकार से आप इसको याद करिएगा साथियों, ये आपको 12 ही कृतियाँ याद हो जाएगी। एक बार पुनः 4 कृतियाँ अपभ्रंश भाषा की है और बाकी बची ये 8 कृतियाँ साथियों ये देश भाषा काव्य की रचना है। ये पुनः फिर यहाँ से यहाँ तक 6 कृतियाँ यहाँ से याद करें, की विजय है जे ये 6 रचना साथियों अप्राप्य रचना है। फिर पृथ्वी पर
प्रतिपर खुमान, ये संदिग्ध प्रमाणिक रचना है साथियों, 3 रचना है जो, और नीचे के 3 कुश बी वी ये रचना है साथियों वीर रसतर रचना। इसमें से बिसलदेव रासो है साथियों, ये वियोग श्रृंगार प्रधान रचना है साथियों। इस प्रकार से आप इनको याद करिएगा, पूरा आपको ये याद हो जाएगा साथियों। एक बार पुनः ट्रिक को याद करिएगा आप, की विजय है जे प्रतिपर खुमान खुश बीबी, की विजय है जे प्रतिपर खुमान खुश बीवी। इस प्रकार से याद करें, आपको यह रचना पूरी याद हो जाएगी। अब साथियों हम पुनः चलते हैं साथियों उसी क्लास में जहाँ से अपन ने छोड़ा था साथियों, वहीं एक बार पुनः मैं आपको ले जाता हूँ साथियों। ये साथियों पुनः अपने आ जाते हैं, वो आपने देख लिया साथियों। यदि किस साथी को वह फिर समझ में नहीं आया तो पुनः साथियों आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ट्रिक भेज दूंगा साथियों। अब देखिए साथियों बात करते हैं, इन 6 रचनाओं में से शुक्ल जी ने 2 को अपभ्रंश काव्य प्रकरण यानी साहित्य पुस्तक की श्रेणी में रखा है, किसे विजयपाल रासो और हमीर रासो की। इसके साथ 2 रचना है कीर्तिलता और कीर्तिपता का। 6 रासों में से 2 रासों को और इसके साथ साथ 2 रचना और कीर्तिलता और कीर्तिपता का, ये 4 रचना अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत है। लेकिन 6 रासों में से बात करते हैं तो 2 रासों ऐसे साथियों जो अपभ्रंश शैली में अपभ्रंश भाषा में लिखे गए है साथियों। अब बात करते हैं आगे, ध्यान रखना पुनः इन 6 रासो रचनाओं में से शुक्ल जी ने 2 को अपभ्रंश काव्य यानी साहित्य पुस्तकों की श्रेणी में रखा है, हमीर रासो और विजयपाल रासो साथियों। आगे 4 रासो रचना का उल्लेख उन्होंने देश भाषा काव्य के अंतर्गत किया है। किसके से? पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, प्रमार रासो और बिसलदेव रासो, यानी रासो की बात कर रहे हैं साथियों अपन। देश भाषा काव्य के अंतर्गत 8 रचना है और अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत 4 रचना है साथियों। अपभ्रंश में कौन सी? की विजय है, कीर्तिलता कीर्तिपता का और कीर्तिलता कीर्तिपता का, विजयपाल रासो और हमीर रासो, ये 4 रचनाओं की तो अपभ्रंश में है। और बाकी साथियों 8 रचना किसने? देश भाषा काव्य में। उन देश भाषा काव्य में 8 रचनाओं में 4 रासो है, वो एक पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, प्रमार रासो है और बिसलदेव रासो है। ये साथियों ने देश भाषा काव्य के अंतर्गत साथियों ये 4 रासों को सम्मिलित किया है साथियों। आगे बात करते हैं आचार्य शुक्ल ने क्या कहा। आचार्य शुक्ल ने इसी रासो परंपरा को आधार बनाकर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया। ध्यान रखिए, आदिकाल को जिसे बोलते हैं हिंदी साहित्य का मन आदिकाल साथियों, इसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम का प्रयोग किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहा साथियों, लेकिन इन्हें वीरगाथा ज़्यादा जोर वीरगाथा काल पर दिया है साथियों। तो आचार्य शुक्ल ने इसी रासो परंपरा को आधार बनाकर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया है साथियों। उनके शब्दों में क्या? राज्याश्रित यानी राज्य के आश्रित कवि व चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फूटकर दोवे राजसभाओं में सुनाया करते थे। राज्याश्रित कवि वे चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फूटकर दोवे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों का भी वर्णन किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके काल को हमने वीरगाथा काल कहा। जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा साथियों। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहा कि जिस प्रकार से कवि राज्य में रहकर नीति और श्रृंगार के फूटकर दोवे लिख रहा था, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजा सामंतों के पराक्रमपूर्ण चरित्रों का भी वर्णन किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो नाम से पाई जाती है साथियों, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा। ये कहा साथियों किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साथियों। आप साथियों यदि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप किसने क्या कहा साथियों, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, नगेंद्र ने क्या कहा, बच्चन सिंह ने क्या कहा साथियों, राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, इन कोटेशन को आप छोड़ सकते हैं साथियों। लेकिन पिछले एग्जाम में देखा है लगभग 3-4 पंक्तियां आई है साथियों
3 से 4 पंक्तियाँ कोटेशन पूछा गया है। पहले तो नहीं पूछते लेकिन इस बार पूछा है। चाहे तो आप इसे सेकंड ग्रेड वाले छोड़ सकते हैं, चाहे आप कर सकते हैं साथियों। ये क्योंकि आप साथ साथ फर्स्ट ग्रेड भी देंगे तो आप निश्चित रूप से इसे भी याद करें साथियों। आगे आचार्य शुक्ल के अनुसार यह वीर गाथा 2 रूपों में मिलती है साथियों। किस रूपों में? एक मिलती है प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और एक मिलती है वीर गीत के रूप में। जो वीर गाथा इन्होंने गाई है, अपने आश्रयदाता राजा सामंतों की वीर गाथाओं का इन्होंने वर्णन किया। ये वीर गाथा हमें 2 रूपों में मिलती है, एक तो प्रबंध के रूप में मिलती है, एक मुक्तक के रूप में मिलती है या वीर गीत के रूप में मिलती है साथियों। एक तो मिलती है प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में, एक मिलती है वीर गीत के रूप में मिलती है साथियों। अब साथियों आगे देखिएगा। प्रिय साथियों, चैनल पर पहली बार हो आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हर प्रकार की साथियों क्लास आपके पास पहुंच सके। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रत्येक साथी जो भी देखेगा वो अपने 10 साथियों को या 10 ग्रुपों में इस क्लासों को निश्चित रूप से साथियों सेंड जरूर करिएगा साथियों। इतना तो आप कर सकते हैं साथियों कि आप कम से कम 10 आपके पास जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जो भी है साथियों उसमें आप इन क्लासों को सेंड करें साथियों। ये मेरे लिए साथियों आपकी दक्षिणा होगी। आगे साहित्य प्रबंध के रूप में सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। यानी कि प्रबंध की दृष्टि में जो साथियों सबसे प्राचीन ग्रंथ आता है रासो काव्य के अंतर्गत आता है पृथ्वीराज रासो। सबसे प्राचीन रासो माना गया है और ये साथियों प्रबंध काव्य है साथियों। वीर गीत के रूप में हमें सबसे प्राचीन पुस्तक बिसलदेव रासो मिलती है और वीर गीत के रूप में सबसे प्राचीन जो पुस्तक मिलती है साथियों वे मिलती है क्या? बिसलदेव रासो। अब ध्यान रखिए साथियों, इसे वीर गीत कहा गया है। इसमें वीर रस की प्रधानता नहीं है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। किसमें? बिसलदेव रासो में वीर रस प्रदान नहीं होकर यह श्रृंगार रस प्रदान रचना है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया साथियों, जीके में भी आ जाता है, कभी कभी सब्जेक्ट में भी आ जाता है कि निम्न में से वीर रस प्रदान रचना नहीं है। तो साथियों ध्यान रखें बिसलदेव रासो है, ये वीर रस प्रदान रचना नहीं है, ये क्या है? श्रृंगार रस प्रदान। और भी साथियों वियोग श्रृंगार रस प्रदान रचना है कौन? बिसलदेव रासो साथियों। सबसे प्राचीन प्रबंध काव्य है साथियों पृथ्वीराज रासो है और वीर गीत के रूप में देखते सबसे प्राचीन आता है वो आता है अपना बिसलदेव रासो। आगे बात करते हैं साथियों। आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य प्रकरण के अंतर्गत 2 रचनाओं और 5 रचनाकारों का परिचय दिया है। 2 रचना और 5 रचनाकारों का परिचय दिया। अब 2 रचना कौन सी और 5 रचनाकार कौन कौन से साथियों उनको देखते हैं साथियों। अब 2 रचना और 5 रचना, 2 रचना और 5 रचनाकार कौन सा? खुमान रासो और बिसलदेव रासो। इसके बाद 5 रचनाकार कौन? चंद्रबरदाई, जगनिक, भट्ट केदार, मधुकर कवि और श्रीधर साथियों। इन टोटल मिलाकर 7 देश भाषा काव्य प्रकरण का 7 का परिचय दिया है। 7 में से साथियों 2 तो रचना है और 5 रचनाकार है। रचना 2 खुमान रासो और बिसलदेव रासो साथियों, खुमान रासो और बिसलदेव रासो है। और यहाँ पर साथियों चंद्रबरदाई रचनाकार है, जगनिक भी रचनाकार है जो परमार रासो, भट्ट केदार इस भट्ट केदार ने लिखी साथियों जयचंद्र प्रकाश और मधुकर कवि ने लिखी साथियों जय मयंक जस चंद्रिका और एक है साथियों श्रीधर जिसने लिखा साथियों हमीर। इस प्रकार से ये साथियों कितनी है? 7 हो गए साथियों, जिसमें 2 तो रचना है और 5 है साथियों रचनाकार। अब आगे देखते हैं साथियों, ने देखते हैं रासो साहित्य को चारण साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। जिसे हम रासो साहित्य कहते हैं साथियों, उस रासो साहित्य को हम चारण साहित्य के नाम से भी उसे जानते हैं क्योंकि अधिकतर जो इसके रचनाकार थे साथियों वह चारण जाति के लोग थे साथियों। यानी चारण जाति के लोगों ने साथियों, कवियों ने साथियों इस साहित्य को लिखा है, इसलिए से हम इसे चारण साहित्य भी कहते हैं साथियों। आगे यह साहित्य डिंगल और पिंगल काव्य शैलियों में लिखा गया है। ये जो जितना भी है साथियों ये एक तो डिंगल शैली में लिखा गया है और साथियों एक लिखा गया है पिंगल शैली में। अब डिंगल शैली किसे कहते हैं और पिंगल शैली किसे कहते हैं इसको भी समझते हैं। एक तो लिखा है डिंगल शैली में और एक लिखा है पिंगल शैली में। जितना भी रासो लिखा है एक लिखा है डिंगल और पिंगल शैली में। अब डिंगल क्या है और पिंगल क्या है? ध्यान से, डिंगल
अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा का जिसमें प्रयोग किया गया, यानी कि जिस रचना में एक तो मिलता अपभ्रंश के साथ साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग मिलता है, वो साथियों कहलाती है डिंगल। जिसमें अपभ्रंश के साथ साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया वो कहलाती है डिंगल। और पिंगल जिसमें अपभ्रंश के साथ साथियों ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी कि अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी डिंगल कहलाती है और अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा हो तो वे पिंगल कहलाती है साथियों। अपभ्रंश के साथ यदि राजस्थानी का मिश्रण है तो वह कहलाएगी डिंगल, और अपभ्रंश के साथ यदि ब्रज भाषा का मिश्रण है तो साथियों वह कहलाएगी पिंगल। इस प्रकार से ये साथियों हमारे डिंगल और पिंगल शैली किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, डिंगल और पिंगल में दोनों में क्या आएगा, अपभ्रंश आएगा। डिंगल में नया राजस्थानी भाषा आएगी और पिंगल में साथियों नया क्या आ जाएगी, ब्रज भाषा। तो अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी को साथियों डिंगल कहा जाता है, अपभ्रंश मिश्रित ब्रज को साथियों क्या कहा जाता है, पिंगल भाषा कहा जाता है। आगे फिर साथियों शुक्ल जी ने क्या कहा है, इसमें लिखा हुआ है, शुक्ल जी ने हम मीर रासों से अपभ्रंश लेखन परंपरा की समाप्ति मानी है। अपभ्रंश लेखन परंपरा की समाप्ति किससे मानी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साथियों हम मीर रासों से अपभ्रंश लेखन परंपरा की समाप्ति मानी है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हम मीर रासों से अपभ्रंश लेखन परंपरा की समाप्ति मानी है। हम मीर रासों से अपभ्रंश लेखन परंपरा की समाप्ति मानी है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश लेखन परंपरा की समाप्ति किस ग्रंथ से मानी है, तो मानिए हम मीर रासों से अपभ्रंश लेखन परंपरा की समाप्ति मानी है साथियों। आगे बात करते हैं हम, डॉक्टर नगेंद्र ने रासो काव्य प्रकरण में 5 कृतियों को स्थान दिया। डॉक्टर नगेंद्र ने रासो काव्य प्रकरण के अंदर 5 कृतियों को स्थान दिया। 5 को खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम मीर रासो और परमार रासो। कौन, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम मीर रासो और परमार रासो साथियों। इन 5 कृतियों को साथियों इन्होंने किसमें, रासो काव्य प्रकरण के अंतर्गत स्थान दिया है। किसने साथियों, डॉक्टर नगेंद्र ने 5 को और आचार्य रामचंद्र ने कुल 7 को, जिसमें 2 तो रचना है और साथियों 5 रचनाकार है। और डॉक्टर नगेंद्र ने किसको, केवल 5 कृतियों को निया रासो काव्य प्रकरण के अंतर्गत स्थान दिया, जिसमें खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम मीर रासो और परमार रासो। विजयपाल रासो के बारे में दोनों ही साहित्यकारों ने आदिकाल में कोई उल्लेख नहीं किया है। किसने, आदिकाल, विजयपाल रासो के बारे में दोनों ही साहित्यकारों ने आदिकाल में कोई उल्लेख नहीं किया है। इन दोनों ने इसको अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत साथियों किसे, विजयपाल रासो को माना है साथियों। इस बात का आप ध्यान रखें। अब इसमें साथियों आज इसके बाद कल जो अपनी क्लास है साथियों, कल की क्लास में साथियों हम पढ़ेंगे, यहाँ से जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रमुख रासो ग्रंथ एवं उनकी रचना है। प्रमुख रासो ग्रंथ एवं उनकी विशेषताएं, ये कल पढ़ेंगे साथियों। कल पढ़ेंगे मैं इसमें लगभग 3 रासो, कितने, 3 या फिर साथियों इसमें 5 रासो पढ़ेंगे, 5-4 जो भी होगा साथियों। 30 मिनट की क्लास में 20 से 30 मिनट के बीच में जो भी पढ़ाएंगे साथियों वो हम कल की क्लास में करेंगे खुमान रासो से शुरू साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी साथियों। आगे भी इसी प्रकार की क्लास आपको मिलती रहेगी। आप लगातार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा। मैं आपका संपूर्ण कोर्स साथियों बिल्कुल अच्छी तरह से उपलब्ध कराऊंगा ताकि आप एग्ज़ाम को फाइट कर सके साथियों। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।